मेरा नाम रेचल है। मैं एक 911 ऑपरेटर के रूप में काम करती थी, जब तक कि एक ऐसी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया जिसे मैं मिटा नहीं सकती। मुझे आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन सच तो यह है कि सालों तक कॉल उठाने के बाद आप लोगों को बैकग्राउंड शोर की तरह समझने लगते हैं। उस रात मैंने साबित कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। कमरा शांत था, एक धीमी शिफ्ट जिसमें शायद ही कोई कॉल आ रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, अपने आसपास के ऑपरेटरों की बातों को अनसुना कर रही थी, जो किसी भी ज़रूरी चीज़ पर बात नहीं कर रहे थे। मैं केंद्रित नहीं थी, तैयार नहीं थी। कॉल आई और मैंने अपनी पीठ सीधे किए बिना ही जवाब दिया। लाइन पर एक महिला की आवाज़ आई। वो कांप रही थी, तेज थी, बेबस थी। ऐसी आवाज़ जिसे आप मुश्किल से समझ पाते हैं, क्योंकि घबराहट शब्दों को उलझा देती है। मुझे पहले ही सेकंड से इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। इसके बजाय मैंने उससे ऐसे बात की जैसे मैं बोर हो रही हूँ। उस एक फैसले ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। उसका नाम जसिका था। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसका पति महीनों से उसे पीट रहा था और उस रात उसने उनकी बेटी को बेडरूम में बंद कर दिया था। मैंने सुना कि कैसे शब्दों के बीच उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे पुष्टि की ज़रूरत हो, जैसे वो बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। उसने कहा कि वो नशे में था, उसके हाथ में कुछ भारी चीज़ थी और उसे नहीं लगता कि उस रात वो बच पाएगी। मेरे सिस्टम ने पता दिखा दिया। मैं तुरंत एक पुलिस यूनिट को भेज सकती थी। इसके बजाय मैंने उस पर विवरण के लिए दबाव डाला, ऐसे सवाल पूछे जिससे समय बर्बाद हुआ। लाइन पर आवाज़ बदल गई। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई, जिसे सुनना लगभग असंभव था, और उसने कहा कि वो कमरे में वापस आ रहा है। उसने मुझसे जल्दी मदद भेजने की भीख मांगी। मैंने उसे शांत होने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि अगर स्थिति और बिगड़े तो दोबारा कॉल करना। फिर लाइन कट गई। मैंने उस कॉल को घरेलू अशांति कम खतरा के रूप में दर्ज किया। वहीं खत्म हो गई। 2 दिन बाद मैंने फुटेज देखी। एक पड़ोसी ने खिड़की से इसे फिल्माया था। वीडियो हिल रही थी और धुंधला था। जसिका नंगे पैर आंगन में दौड़ रही थी, अपनी छोटी बच्ची को दोनों हाथों से खींच रही थी। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसका अपना शरीर पर कोई नियंत्रण ही ना हो। उनके पीछे एक आदमी हाथ में औजार लिए घर के बाहर निकला। उसके पार तक पहुंचने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया। फिर क्लिप वहीं खत्म हो गई। खबरों ने पुष्टि की कि वो मर चुकी है और उसकी बेटी फॉस्टर केयर में है। कॉल का ऑडियो लीक हो गया। ये न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर फैल गया। मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी, उसे बार बार नज़रअंदाज करते हुए, जबकि इंटरनेट पर लोग मेरे खून के प्यासे हो रहे थे। उन्होंने मुझे कातिल, नाकाम और एक मॉन्स्टर कहा। डिपार्टमेंट ने मुझे निकाल दिया। मुझे लगा कि ये शर्म असहायनीय था, जब तक कि चिट्ठी आना शुरू नहीं हुई। पहली चिट्ठी मेरे दरवाजे के नीचे से सरकाई गई। उसमें लिखा था, तुमने मेरी बहन को मारा है। कोई नाम नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस मार्कर से लिखा हुआ वो वाक्य। अगली चिट्ठी 2 दिन बाद आई। तुम वैसे ही भीख मांगोगी जैसे उसने मांगी थी। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे अपार्टमेंट में होने वाली हर आवाज़ से मैं चौंक जाती थी। मुझे रात में गलियारे में कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है, जब तक कि तीसरी चिट्ठी नहीं आई, जिसमें लिखा था, जब मैं तुम्हारा डर देखूंगा तो मुझे उसका डर फिर से दिखेगा। उन शब्दों ने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि वे सिर्फ धमकियां नहीं थी, वे व्यक्तिगत थीं, दुख से भरी हुई और गुस्से में बदली हुई। मुझे एहसास हुआ कि जसिका का एक भाई था और उसने तय कर लिया था कि मैं उसकी मौत की कीमत चुकाऊंगी। उत्पीड़न हर रात बदतर होता गया। मेरा फ़ोन बेवक्त बजता और दूसरी तरफ की चुप्पी चीखों से ज़्यादा भारी लगती थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक रात के 3 बजे आती, पहले धीमी, फिर तेज़, और हमेशा मेरे खोलने से पहले ही रुक जाती। एक रात मैंने अपनी खिड़की पर कुछ खुरचने की आवाज़ सुनी। मैं दूसरी मंजिल पर रहती थी। मैं दीवार से चिपक गई। शीशे पर धातु रगड़ने की आवाज़ सुनती रही।
जब मैंने लाइट्स जलाई तो वो आवाज़ रुक गई, लेकिन मुझे पता था कि कोई वहाँ था। मैं अपार्टमेंट के अंदर हर जगह अपने साथ किचन नाइफ लेकर चलती थी। जब भी मैं उसे पकड़ती तो मेरा हाथ कांपता था और मुझे नफरत थी कि मैं खुद को कितना लाचार महसूस कर रही थी। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास ना कोई नौकरी थी, ना पैसे, और ना ही जीने के लिए कोई जगह। बाहर की दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। सबसे बुरा मोड़ तब आया जब मैं राशन लेने के लिए बाहर निकली। पार्किंग के उस पार एक आदमी कार से सटक कर खड़ा था। वो मुझे देख रहा था और मुझे उसकी घूरती आंखों की चुभन महसूस हो रही थी। मैंने बैग गिरा दिए और वापस ऊपर की ओर भागी। उस रात वो मेरी खिड़की के नीचे से बोला, हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो उसकी चीखें गूंजती हैं। तुम्हें खत्म करने से पहले तुम भी मुझे वहीं गूंज दोगी। उसके बाद मैं शायद ही सो पाई। मैं चाकू को मजबूती से पकड़कर दरवाजे के पास बैठ गई। तनाव की वजह से मेरे सीने में जलन हो रही थी। हमला धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि वो अचानक एक धमाके की तरह हुआ। शीशा टूटने की आवाज़ से किचन बिखर गया और मैंने अपने अपार्टमेंट से भारी कदमों की भागने की आवाज़ सुनी। मैं लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम में गई और दरवाज़ा लॉक किया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा। उसकी आवाज़ दरारों से दहाड़ रही थी। तुम वहां बैठी रही जब वो भीख मांग रही थी। मैं हर रात अपने दिमाग में उसकी आवाज़ें सुनता हूँ और आज रात मैं तुम्हें सुनूंगा। मैंने चाकू को अपने पैर से सटा दिया, लेकिन मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि मुझे लगा कि मैं खुद को ही जख्मी कर दूंगी। मैंने खुद को फ़ोन उठाने और 911 डायल करने के लिए मजबूर किया। जब ऑपरेटर ने जवाब दिया तो मेरी आवाज़ पूरी तरह बिखरी हुई थी। लाइन पर मौजूद महिला ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने मुझसे नीचे झुककर रहने, फ़ोन पास रखने और धीरे सांस लेने को कहा ताकि वो मुझे सुन न सके। जबकि मेरे पीछे लकड़ी चटकने की आवाज़ आई और दरवाज़ा धड़ाक से खुला। वो अंदर झपटा। उसकी आंखें फटी हुई थी। उसका चेहरा न केवल गुस्से में बल्कि दुख में भी बिगड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक भारी रेंच पकड़ी हुई थी और उसे ऊपर की ओर घुमा रहा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं जेसिका हूँ, जैसे मुझे चोट पहुंचाकर वो आखिरी पलों को वापस ला सके। तुम सांस लेने के लायक नहीं हो, जबकि वो जमीन में दफन है। इससे पहले कि वो हथियार नीचे चलाता, ऑफिसर्स की टॉर्च की रोशनी कमरे में फैल गई। शोर और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने उसे दबोच लिया और उससे रेंच छीन ली। वे उसे बाहर घसीट ले गए, जबकि वो मुझे कोस रहा था और कसम खा रहा था कि उसे अब भी मेरी आवाज में जेसिका सुनाई देती थी। बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम एलन था, जो जेसिका का भाई था। स्टेशन पर ऑफिसर्स पर हमला करने के बाद उस रात उसकी मौत हो गई। उसका गुस्सा उसके आखिरी पलों में भी उसे खत्म कर रहा था। मैं बच तो गई, लेकिन दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। मैं जेसिका की आवाज़ के बोझ के साथ जीती हूँ और मेरे दिमाग में बार बार उस आंगन में उसके दौड़ने की तस्वीर आती है। मुझे उसके भाई की आंखों की वो याद भी सताती है, जो मुझे एक कातिल की तरह देख रही थी। उस छोटी बच्ची को गोद ले लिया गया। मैंने महीनों बाद उसकी एक फ़ोटो देखी जिसमें वो अजनबियों के साथ मुस्कुरा रही थी। उसे इसमें मेरी भूमिका के बारे में कभी पता न चले। कभी कभी मैं अपनी ही कॉल का ऑडियो सुनती हूँ। उस रात की कॉल जब दरवाज़ा टूटने के दौरान मैं मदद की भीख मांग रही थी। मैं ऑपरेटर को मार्गदर्शन करते हुए सुनती हूँ। उस आवाज़ ने मेरे लिए वो किया जो मैं जेसिका के लिए करने में असफल रही।